हेलो जी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो टोटल 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को दो चीज के बारे में जानना पड़ेगा। क्या क्या? एक होता है रिएक्टेंट्स, एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? हम लोग एक केमिकल रिएक्शन जानते हैं कि कैसा होता है। ए प्लस बी, ए बी अगर ये है तो इसका जो LHS है ये हो जाता है क्या? रिएक्टेंट्स। ठीक है। और ये जो RHS होता है ये हो जाता है क्या? प्रोडक्ट। ये हो जाता है रिएक्टेंट्स, ये होता है प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ए लेवोइजियर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि जितना भी मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स is always equal to mass of product। ठीक है। रिएक्टेंट्स का मास जितना होगा, प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होना चाहिए। लेट अस एग्जांपल, जैसे H2 प्लस O, H2O। अब H2 का आप मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस O का कितना होता है? 16, टोटल हो गया 18 ग्राम। अब इधर का भी क्या हो जाएगा? टोटल 18 ग्राम। ये टैली कर रहा है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आ रहा है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, C प्लस O2, CO2। अब C का कितना हो जाता है? 12 प्लस O का कितना हो जाता है? 16। अब 16 इंटू 2 32, ये टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। इधर भी 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास सेम हो गया। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था और इन्होंने कहा था कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो बनेगा वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनेगा, पर वो जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से का एक कंपाउंड बनेगा वो फिक्स रेशियो में रहेगा। जैसे H2O, इसका रेशियो कितना है? 2:1। अब हम लोग ये एक प्लेस का, इंडिया का वाटर लिए जिसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अगर हम लोग यूएसए का भी ले, यूएसए का वाटर ले तो उसका भी रेशियो कितना रहेगा? 2:1। तो रेशियो जो है वो फिक्स्ड रहेगा एक केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर केमिकल कंपाउंड का। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन यही कहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डल्टन ने इसको दिया था और इन्होंने कहा था कि जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से एक कंपाउंड बनेगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट से बहुत सारा कंपाउंड बनाए, जैसे CO है, CO2, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन है। अब इसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर बेयर करेगा। सिंपल होल नंबर बेयर करेगा। इसका रेशियो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, तो टोटल रेशियो 1:2। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का ये एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? इसमें 2 एलिमेंट, सेम एलिमेंट से हम लोगों ने 5 कंपाउंड बनाए हैं। जैसे N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है। तो N2 सब में है, तो N2 का मास, O का वेट और N का वेट। O का वेट यहाँ पर 1 है तो 16, O का वेट यहाँ पे 2 है, O 2 है तो 32, O3 है तो 48, O4 है तो 64, O5 है तो 80। N का वेट हर किसी में सेम है, मतलब 40। ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन रेशियो निकालने के लिए करेंगे। हम लोग पहले वेट ऑफ O रखेंगे, उसके बाद बाय N2 का मास इंटू N का मास। सेकंड में भी वो करेंगे। इसमें आया कितना? 8। ठीक है। सेकंड में करते हैं, सेकंड में 32/28 इंटू 40। ये कट जाएगा। अब ये फिर से कटेगा, आ जाएगा कितना? 16। अब थर्ड का करेंगे। थर्ड का क्या होगा? 32 यहाँ पर ऊपर रखे क्योंकि ये 32 था। अब यहाँ पे 48 है तो 48/28 इंटू 40। ठीक है। अगेन सेम होगा 2 से, फिर 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 24। अब थर्ड वाला करेंगे, फोर्थ वाला करेंगे तो
इसमें क्या है 64, तो 64/28 इंटू 14 सेम होगा। अब इसमें आ जाएगा कितना 32। अब लास्ट वाला 80/28 इंटू 14, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 40, ठीक है। अब टोटल जो रेशियो आया वो क्या होगा 8:16:24:30:40। अब ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये रेशियो में आ जाएगा 1:2:3:4:4:5। ये एक सिंपल होल नंबर बेयर कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब सेम एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर बेयर करेगा, और कर भी रहा है 1:2:3:4:5, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ लॉ, गे-लुजेक्स लॉ। ये लॉ गे-लुजेक के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, मतलब टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये जो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि N और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मतलब कि V, ये लोग अगर कांस्टेंट रहा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लगाएंगे तो KT, P इक्वल टू KT। अब कांस्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम। कोई अगर एक प्रेशर कुकर है, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। इधर P, इधर T, इधर भी P और इधर में T भी रख सकते हैं। तो ये जो P और T का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनता है, ठीक है। एक्सप्रेशन पढ़ेंगे गे-लुजेक्स लॉ का। क्या एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मतलब अगर P 2 रहा तो मतलब एक इनिशियल प्रेशर, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। P1 मतलब इनिशियल, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, फिर T1 T2 जो है वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है। अब हम लोगों ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू ये गे-लुजेक्स लॉ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू KT1, K जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब इक्वेशन 2 के लिए P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, तो P2 इक्वल टू KT2, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब ये जो K है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, P1 और T1 को इधर लेके आ सकते हैं आराम से, इसको भी वैसे ही करेंगे K इक्वल टू P2/T2। अब हम लोग जानते हैं क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा तो राइट हैंड साइड को हम लोग आराम से इक्वल कर सकते हैं। P1/T1 इक्वल टू P2/T2 हो जाएगा। ये बन गया एक इक्वेशन, किसका, गे-लुजेक्स लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ, जो एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया था। एवोगाड्रो ने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब कांस्टेंट क्या रहेगा, P और T। तो V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और N क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और टेम्परेचर मतलब कि T क्या है, टेम्परेचर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है। इन्होंने कहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, V इज इक्वल टू K और N, ये K हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, K मतलब P और T, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब हम लोग एक एक्सप्रेशन करेंगे, अगेन इनिशियल वॉल्यूम लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1
फाइनल वॉल्यूम लेंगे V2। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा N1, फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा N2। अब इसमें अगर हम लोग करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 और V1 इज इक्वल टू K N1। अगर K निकालना चाहे तो K इक्वल टू V1 बाय N1। उसमें भी सेम V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, V2 इक्वल टू K N2। इसके बाद अगर K निकालना चाहे तो V2 बाय N2। अगर K निकालना चाहे तो V2 बाय N2। ठीक है, ये अगर K इक्वेशन 1 दे दे और ये इक्वेशन 2 दे दे तो ये K और K को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा V1 बाय N1 V2 बाय N2। ये बन गया एक एक्सप्रेशन। तो यही था 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।